So good afternoon all of you. I hope you all are doing good, all my dear students. तो जैसे कि आप सभी को पता है या नहीं पता है, मुझे आइडिया नहीं है आपको पता है कि नहीं पता है, बट बहुत ही जल्द कुछ दिनों पहले इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पर, पे अटेंशन प्लीज, इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पर, अगर आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाओगे, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पर, वहां जाओगे, अगर क्लिक करते हो इन चाचाओं के फोटो के नीचे आपको एक सेक्शन मिलेगा अमेंडमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स, ठीक है। उसके अंदर अगर आप इंटरमीडिएट में जाओगे तो यहां पर देखो आपको लॉ में कुछ अमेंडमेंट्स हैं, ज्यादा नहीं है, 2 ही पेज है। तो पोपली सर से बहुत प्यार करता है इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स में अमेंडमेंट है, तो उसमें 18 पेजेस का अमेंडमेंट है, ठीक है, जो हम लोग आज करने वाले। तो मुझसे भी बहुत प्यार करता है इंस्टीट्यूट, सबसे ज्यादा प्यार राजकुमार सर से करता है। यहां देखो 34 पेज का अमेंडमेंट है जीएसटी के अंदर, ठीक है, 34 पेज। तो आप देख लेना ये सब चीज, ठीक है। अब जहां तक इनकम टैक्स की बारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको कोई भी चीज आती है, अब ये आखिरी चीज है, इसके बाद और कुछ नहीं आने वाला है, बस ये मैक्सिमम है। तो जब हम लोग बैच कर रहे थे तब ये सब चीज नहीं आई थी, ये उसके बाद में आई है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने इसको आपके सिलेबस में कवर करना जरूरी समझा, ठीक है। तो अब हमको इसके बारे में बात करना है। क्या है सर इसके अंदर मोटे मोटे तौर पर? तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखो यहां पर तो मोटे तौर पर कौन कौन से टॉपिक्स में कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, कुछ छोटे अमेंडमेंट्स है, कुछ थोड़े से बड़े अमेंडमेंट्स है। सैलरी में कुछ अमेंडमेंट है, पीजीबीपी में, आईएफओएस में, टीडीएस में और रिटर्न फाइलिंग में। ये 5 चैप्टर्स में कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, ठीक है। क्या अमेंडमेंट्स आए? सैलरी का सबसे पहले बात करता हूं, मैं ऑर्डर में ही जाता हूं, किताब के ऑर्डर में जाता हूं, इंस्टीट्यूट का जो अमेंडमेंट बुकलेट है उसी के ऑर्डर में जाता हूं, ठीक है। सबसे पहले सैलरी का अमेंडमेंट मैं आपको बताता हूं। सैलरी में क्या अमेंडमेंट आया मैं बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हो सकता है वो एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने बोला ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्लास में भी आपको सैलरी पढ़ाते समय बोला था, अगर आपको याद है तो, ठीक है। ये आपकी क्लास की किताब है जहां से मैं आपको पढ़ाया करता था पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है। आप लोग भी अपने सैलरी के चैप्टर में आ जाओ, और सैलरी के चैप्टर में आप लोग कहां आएंगे? रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला, जो रेंट फ्री अनफर्निश अकोमोडेशन वाला प्रोविजन है ना, वहां पर आ जाना। सब लोग अपनी किताब खोलो, सैलरी का चैप्टर रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला प्रोविजन खोल लीजिए। मैंने क्लास में लिख कर भी रखा था, आपको याद है कि नहीं याद है मुझे नहीं पता, नहीं याद है तो किताब में से देख के याद कर लो, और क्या। आपकी किताब में आप आओगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन का प्रोविजन, पेज नंबर 5.11 दिख रहा है। वहां पर देखो मैंने अगले पेज पर कुछ ग्रीन में डाल के रखा था, और मैंने बोला था कि गवर्नमेंट इसको चेंज करने का सोच रही है और इसके लिए सरकार कोई रूल लाएगी आगे जाकर। लेकिन जब हम पढ़ रहे थे तब ये रूल नहीं आया था, जब हम पढ़ रहे थे तब ये रूल नहीं आया था। रूल बाद में सरकार ने नोटिफाई किया, मैंने क्लास में लिखा भी था। If it is provided later on, ICI will put that on their website and accordingly we will also do it, ठीक है। तो जैसा बुक में लिखा है वैसा हम करने जा रहे हैं। यस, बोलिए प्लीज, बोलिए ना। तो जैसा लिखा है वैसा ही हम कर रहे हैं, क्लियर। तो अब सुनो, ये नया रूल जानने के पहले आपको पुराना प्रोविजन पता होना चाहिए। पुराना प्रोविजन क्या था वो आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना पुराना वाला प्रोविजन, ठीक है। अब पुराना वाला प्रोविजन यहां पर क्या है? रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घर देता है तो वो तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल परक्विजिट है। अब अगर एम्प्लॉय कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो पता है उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी? जो गवर्नमेंट की लाइसेंस फी होगी उस हिसाब से टैक्स लगेगा उसको, करेक्ट। और अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो फिर उसमें चेक करना पड़ेगा घर किसका है। घर एम्प्लॉयर का खुद का है या घर एम्प्लॉयर ने खुद किराए पे लेकर आपको दिया है? याद आता है बेटा आपको? अगर एम्प्लॉयर का खुद का है तो फिर चेक करो वो घर जहां पर है उसका पॉपुलेशन कितना है, उस हिसाब से 7.5%, 10%, 15% ऑफ सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, करेक्ट। और अगर एम्प्लॉयर आपको किराए पर लेकर घर दे रहा है, मैंने किराए पर लिया 10,000 रुपया पर मंथ में किराया दे रहा हूं और फिर बोल रहा हूं आपको आप रहो इस घर में, आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने आपके लिए लिया है, तो जितना भी एम्प्लॉयर ने रेंट पे किया कंपेयर विद 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। अब इन सब में से कुछ माइनस करना होता है, बता सकते हो आप लोग क्या माइनस करना होता है? बोलो।
इन सब में से क्या माइनस करना होता है? जो भी वैल्यू आएगी उसमें से क्या माइनस करना होता है, बता सकते हो? जितना भी एम्प्लॉय से रेंट रिकवरी हुई है, करेक्ट बेटा? तो अब यहां पर ना मल्टीपल चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले बोलते जाओ, यहां पर मल्टीपल चेंजेस किया है सरकार ने। ये जो स्लैब रेट्स है ना, ये बदल दिया सरकार ने, ये स्लैब रेट्स बदल दिया, ठीक है, बदल दिया उन्होंने। प्लस ये जो परसेंटेज है ना एम्प्लॉयर वाला, वो भी बदल दिया। एक एक करके चेक करते हैं बेटा, और भी चेंजेस आए। पहले मैं इतना बता देता हूं, ठीक है? पहले मैं इतना बता, क्योंकि ये अमेंडमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ठीक है? इसमें इन्होंने क्या किया है, आराम से मेरे साथ ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है? यूनिट 1 सैलरी चैप्टर, ये भाषण है, ये सब भाषण है जो आपके किताब के अंदर भी लिखा है, ठीक है? इसमें इन्होंने 3 केस डाला है, केस 1, केस 2, ठीक है, और फिर केस 3, ठीक है? अब मैं आपको एक एक केस इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ाता हूं। केस 1 कौन सा केस है? केस 1, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कौन से एम्प्लॉय हो? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ये केस सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो भी लाइसेंस फी है माइनस रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय, समझ आया? प्लस फर्नीचर के लिए अलग से आपको ऐड करना है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है। गवर्नमेंट वाले केस में अभी भी प्रोविजन वैसा ही है, जो लाइसेंस फी है वो ले लो, माइनस अगर एम्प्लॉय ने कुछ पैसा दिया है रेंट का तो वो माइनस कर दो। प्लीज जरा रिप्लाई कर दो तो मैं आगे बढ़ सकूं ताकि। तो गवर्नमेंट वाला केस एकदम सेम है, एकदम सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है? हाँ, अब आते हैं दूसरे वाले केस पे। सेकेंड, वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर। एनी अदर एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है? अब इंस्टीट्यूट का मटेरियल है तो इंस्टीट्यूट की स्टाइल में पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर। एनी अदर एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है बोलो? जो गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है? जो गवर्नमेंट नहीं है। तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक तो घर एम्प्लॉयर का खुद का है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एम्प्लॉयर ने घर क्या लिया है? किराए पे लिया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब इसमें देखो, पहले किराए वाले का बता देता हूं। किराए वाले में इन्होंने जो 15% था ना, उसको 10% कर दिया है। चेक करो, दिख रहा है? किराए वाले में इन्होंने जो 15% था ना, उसको कितना कर दिया है? 10%। ये अमेंडमेंट समझ आया? दूसरा अमेंडमेंट, जो एम्प्लॉयर का खुद का था, खुद का ओन्ड था, ओन्ड, उसमें स्लैब रेट बदल दिए। चेक करो, स्लैब रेट बदल दिए, गौर से सुनना। अगर घर एम्प्लॉयर का खुद का है और वो आपको रहने के लिए दे रहा है, कौन सा एम्प्लॉयर? प्राइवेट एम्प्लॉयर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो लाइसेंस फी लेने का है, ठीक है? तो उस केस में अगर पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है, पहले क्या था पॉपुलेशन का स्लैब? 10 लाख, राइट? पहले क्या था स्लैब, बोलिए ना प्लीज। 10 लाख, 10 से 25 और 25 के ऊपर। अभी स्लैब बदल गया है, ठीक है? इसको बदला है इन्होंने। 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है एज पर 2011 का सेंसस, तो 10% ऑफ सैलरी। और अगर पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है और 40 लाख तक है तो 7%, 7.5% ऑफ सैलरी, और 5% इन अदर केस। तो मुझे बताओ ये केस कौन सा हुआ? बताओ, 5% इन अदर केस वाला केस कौन सा हुआ? जल्दी बताओ सब लोग। वो अप टू 15 लाख वाला केस हो गया, करेक्ट? 0 to 15। इज इट क्लियर? तो अब इन्होंने स्लैब क्या बना दिया है? 0 to 15 लाख के अंदर तक, 0 से 15 लाख तक 7.5%, 15 लाख से ज्यादा है और 40 लाख तक है तो सॉरी, 0 to 15 5%, 0 to 15 लाख तक का पॉपुलेशन है तो 5%, 15 लाख से ज्यादा है 40 लाख तक है तो 7.5%, और उसके ऊपर 10%। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। ठीक है? अब देखो मैं क्या बोलता हूं आपको, मैंने ना इसको अपनी किताब में भी चेंज कर दिया है, ठीक है? ऑब्वियसली मैं आप लोगों की किताबों में चेंज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप लोगों को किताब बहुत जमाने पहले मिल चुकी थी। तो मेरे पास जो किताब है मैंने उसमें चेंज कर दिया इसको, ठीक है? आप लोगों को अगर इसका फोटो लेना है तो ये ले लो। समझ आ रहा है? और ये फोटो लेके उस पर चिपका दो अपनी किताब में, है ना? काहे के लिए इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो करने का कॉम्प्लिकेटेड वाला? यस, बुक में ही करेक्शन कर दो, बेटर रहेगा वो 50 जगह पर देखने से अच्छा। इज इट क्लियर? ये अभी अभी डाला इन्होंने जनवरी में, सोचो, जनवरी में वेबसाइट पे डाला, ठीक है?
हाँ, ये है पहला अमेंडमेंट, ठीक है। बाकी ये फर्निश्ड अकोमोडेशन में कोई चेंजेस नहीं है, वो तो सेम ही है। आपको पता है ना फर्निश्ड अकोमोडेशन के लिए कितना % एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है? हाँ, फर्नीचर के लिए क्या ऐड करना पड़ता है बोलो? वो 10% वही ऐड करना है, ठीक है, वो सेम ही है 10%। इज इट क्लियर? वो सेम है, बाकी सब सेम है। आगे बढ़ू, कुछ और भी अमेंडमेंट्स आए इसके अंदर। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, 100% इस पे क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, इस पे क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। तो आपको एक और काम करना है। क्या काम करना है? क्या काम करना है एक और अपनी तरफ से कर लोगे? वो ये है कि क्वेश्चन बैंक के अंदर भी 3-4 क्वेश्चन थे, याद है? वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी है, वो भी आपको काट देना है, ठीक है बेटा? वो नहीं देखना अब आप, क्योंकि उसमें पुराने रेट्स है, पुराने स्लैब्स है। यस और नो? तो पुराने स्लैब्स के हिसाब से मत देखना, ठीक है? अब नए स्लैब्स के हिसाब से आपको आंसर करना है, ये पहली चीज। अब यहां पे कुछ छोटे छोटे नोट्स है, उसमें से थर्ड वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट और सेकंड पे हम लोग बात करेंगे। थर्ड वाला एक बेसिक सा नोट है, खास नहीं है। फर्स्ट एक डाउट है, ठीक है, डाउट है तो मैं वो डाउट भी एड्रेस कर देता हूं कि अब अमेंडमेंट आ गया है, तो जो पहले वाला प्रोविजन 10 लाख वाला था वो इग्नोर करने का सीधे, ठीक है, उसको पढ़ने का ही नहीं अभी, क्योंकि अब नया कानून आ चुका है, ठीक है, अब वो रेलेवेंट नहीं रहा आपके लिए। इज इट क्लियर? जैसे लीव सैलरी में पता है आपको 3 लाख का 25 लाख हो गया था, तो अब वो 3 लाख नहीं याद रखोगे आप, 25 लाख ही याद रखोगे। याद आता है? बोलिए। तो पुरानी लिमिट्स रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो ये पहली चीज है। अमेंडमेंट बस यहां एक ही जगह आया, और कोई अमेंडमेंट नहीं आया है। बाकी जो भी चीज है ना वो एक्स्ट्रा चीज है, अमेंडमेंट नहीं है। ये अमेंडमेंट ये इकलौता अमेंडमेंट है। अब सेकंड वाला पॉइंट सुनो, ये नीचे नोट्स दिया है इन्होंने, 2-3 नोट्स दिया है, ठीक है। उसमें से तीसरा वाला नोट फालतू है, वो थियरी, उस पर इतना फोकस मत करो। फर्स्ट और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये दोनों के दोनों न्यू पॉइंट्स है, ये पहले नहीं थे, ये एब्सोल्युटली न्यू पॉइंट्स है। ये अभी से आया 23-24 से, इससे पहले ये वाले पॉइंट्स थे ही नहीं इनकम टैक्स में। ये पॉइंट्स क्या बोलते हैं सुनो, मान लो मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं मुंबई में नौकरी कर रहा हूं, ठीक है, और मुंबई में मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे एक घर दिया है, ठीक है, मैं उसमें रह रहा हूं, तो मुझे उस घर का जो भी वैल्यू होगा उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर है तो उस हिसाब से, एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेकर दिया है तो उस हिसाब से, जैसा भी है मुझे टैक्स भरना पड़ेगा उस पर्टिकुलर घर के ऊपर। अब क्या हुआ पता है, मैं अच्छे से रह रहा हूं, पिछले 4-5-6 महीने से मैं उस घर में मुंबई में रह रहा हूं, ठीक है। अब एम्प्लॉयर मुझे क्या बोलता है पता है कि एक काम कर, तू दिल्ली चले जा 6 महीने के लिए। मैंने बोला 6 महीने के लिए दिल्ली चले जाऊं, वहां पर कहां रहूं मैं? तो एम्प्लॉयर बोलता है वहां मैं तेरे को दूसरा घर दे दूंगा यार। मैं बोला आप दे दोगे घर? बोला हाँ दे दूंगा। मैं बोला फिर ये वाला घर? बोला ये वाला घर मैं ले लूंगा वापस। एम्प्लॉयर बोला, मैंने बोला यार मेरे माँ बाप तो इधर रहते हैं, मैं सबको लेके जाऊं क्या दिल्ली उठा के? हाँ। तो एम्प्लॉयर बोलता है ठीक है चल, तेरे माँ बाप को बोल इधर रहने, तेरे माँ बाप बीवी बच्चे इधर रहेंगे, वो घर में भी रहे वो घर में भी रहे, जा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है बताओ, कि एम्प्लॉयर ने आपको 2 घर दे दिया, बोलो ना बेटा, बोलो ना। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है, अगर एम्प्लॉयर अगर आपको 2 घर देता है ना और ट्रांसफर करता है, इसके वजह से 2 घर देता है, ट्रांसफर की वजह से 2 घर दे रहा है, ठीक है, किसके वजह से 2 घर दे रहा है? ट्रांसफर की वजह से। तो 90 दिन तक, कितने दिन तक? 90 दिन तक दिल्ली वाला घर या मुंबई वाला घर, जिसकी भी कम वैल्यू होगी ना उस पर आप टैक्स भरोगे, ठीक है। 90 दिन तक, 90 डेज तक दिल्ली वाला घर या मुंबई वाला घर, जिसकी भी कम परक्यूसिट वैल्यू होगी उस पर टैक्स भरना। आर यू क्लियर बेटा? और 90 दिन के बाद भी अगर दे रहा है एम्प्लॉयर आपको, ठीक है, तो फिर दोनों घर पे टैक्स भरना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? फिर मैं पढ़ता हूं प्रोविजन, प्लीज टेल मी। तो चेक करो, इफ एन एम्प्लॉई इज प्रोवाइडेड विद अकोमोडेशन ऑन अकाउंट ऑफ इस ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज थोड़ी डेंजरस होती है, at the new place of posting while retaining the accommodation at the other place का accommodation भी है, the value of perquisite shall be determined with reference to only one such accommodation which has lower perquisite value as calculated above for a period not exceeding 90 days। 90 दिन तक दोनों में से जिसका भी वैल्यू कम होगा उस हिसाब से आप टैक्स भरो। एंड देयर आफ्टर मतलब 91st डे से the value of perquisite shall be charged for both such accommodation। तो सिंपल रूल है, मैं मुंबई में जॉब करता था, मुंबई में मेरे मालिक ने मुझे एक घर दिया,
उस पर मुझे टैक्स भरना है। अब मेरा मालिक बोल रहा है तू दिल्ली जा, दिल्ली में भी उसने मुझे एक घर दिया, तो 90 दिन तक मैं दोनों घर पे टैक्स नहीं भरूंगा, मैं दोनों में से जिसकी कम वैल्यू है उस पर भरूंगा। आर यू क्लियर? 90 दिन के बाद 91 दिन से मुझे दोनों घर पे टैक्स भरना पड़ेगा। आर यू क्लियर? तो गवर्नमेंट 90 दिन का आपको रिलैक्सेशन दे रही है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। गॉट इट? ये भी पूछ सकते हो लोग, एमसीक्यू में डाल देंगे, क्योंकि अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है तो इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है तो इंपॉर्टेंट है। रिवीजन वीडियो में ये पूरी शीट भी मैं रिवीजन वीडियो में डालूंगा, चिंता नहीं करना, ठीक है? ये शीट का मैं अलग से रिवीजन वीडियो बनाऊंगा जब रिवीजन खत्म हो जाएंगे, ठीक है? ओके बेटा, ठीक है। अब दूसरा अमेंडमेंट यहां पर, ये भी नया अमेंडमेंट है, एब्सोल्युटली नया, नवेला, ताजा तरीन अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल उठाता हूं, ठीक है? आपको मैं लिखकर एक एग्जांपल बताता हूं तो ये अमेंडमेंट समझ आएगा, नहीं तो ये अमेंडमेंट समझ नहीं आएगा। जरा ध्यान से देखना मेरी तरफ, ठीक है? पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। ये अमेंडमेंट 23-24 से आया, इससे पहले नहीं था। प्रीवियस ईयर 2023-2024, ठीक है? रेंट फ्री हाउस इन मुंबई, इसका वैल्यू आ रहा है, इसका परक्विजिट वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है? फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए, ठीक है? इसका परक्विजिट वैल्यू 10 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है? ये कौन सा साल है? फर्स्ट ईयर ऑफ अकोमोडेशन प्लस फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू प्रोविजन, नए प्रोविजन का पहला साल है ये, ठीक है? इससे पहले पुराना प्रोविजन था 22-23 तक। अब ये सेम घर, सेम हाउस, प्रीवियस ईयर 24-25 आ गया, मतलब सेकेंड ईयर। इसमें इसकी परक्विजिट वैल्यू मैं निकाल रहा हूं ना कानून के हिसाब से। कैसे निकालोगे परक्विजिट वैल्यू? अगर एम्प्लॉयर का खुद का है तो फिर वही 7.5%, 5%, 10% जो भी है, करेक्ट। और एम्प्लॉयर अगर आपको किराए पे लेकर दे रहा है तो किराया कंपेयर विद 10%। सपोज यहां पर परक्विजिट वैल्यू हो जाती है 13 लाख रुपए। कितनी? 13 लाख रुपए। इज इट क्लियर? हो सकती है? बोलिए ना, अरे बोलो भाई, हो सकती है? अरे कहां चले गए? जिंदा है क्या? चले गए सब कहीं? हाँ हो सकती है। तो अब गवर्नमेंट ने प्रोविजन लाया है, सुनो, बोलू मैं? गवर्नमेंट बोलती है कि इस साल का परक्विजिट वैल्यू, देखो पढ़ने पर ना तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पढ़ने वाला है, तुमको पढ़ना है तो पढ़ लो एक बार, चलो तुम अपनी दिल की तमन्ना पूरी कर लो, ठीक है? पढ़ लो क्या बोलना चाहता है ये पैराग्राफ, चलो। पढ़ा था सर, बाउंसर था सर, पढ़ लिया है सर, सब कर लिया है जीवन में पहले, अभी आप बताओ। टाइम बचाना था इसीलिए तो आपके पास आए सर। सुनो, पढ़ लिया? देखो ये क्या बोलना चाह रहा है पता है? ये पैराग्राफ नहीं समझ आया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? चलो मेरे को आप बताओ कि इस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? 23-24 का कितना है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स रे कैपिटल गेन्स में 23-24 का कितना है रे? 348 है, ठीक है? अच्छा अगले साल का अपने को मालूम है क्या कितना है? अपने इसको पता है अगले साल का? नहीं, बट थोड़ा सा बढ़ा देते, बढ़ेगा ही ना, बढ़ेगा ही ना, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। और कितना अज्यूम करते? कितना से 360 हो जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है? एग्जांपल, ठीक है? अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, हमको नहीं पता ये, ठीक है? हमको नहीं पता है कितना एग्जैक्टली, बट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं उसको 360। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है बताएं? ऐसा अचानक से 10 से 13 लाख नहीं हो जाना चाहिए, ये मैक्सिमम इंडेक्सेशन के जितना ही बढ़ना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब पिछले साल का 10 लाख था, उसको इंडेक्स कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइड बाय 348, कितना आएगा बोलो?
10,34,483, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही पता है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, इससे ज्यादा वैल्यू पे आप टैक्स नहीं ले सकते हो। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? अब पढ़ो इंग्लिश, अब समझ में आएगा। मैं पढ़ता हूं ना तो नहीं समझ में आएगा। तो where the accommodation is owned or taken on lease or rent by the employer, ठीक है, एम्प्लॉयर का ओन्ड है समझो, and the same accommodation is मैं फोटो लेने दे रहा हूं, the same accommodation is continued to be provided to the same employee for more than one previous year, सेम घर आप उसको वापस दे रहे हो। The value of perquisite calculated in two above, ऊपर जैसे कैलकुलेट किया, shall not exceed the amounts so calculated for the first previous year, पिछले साल के लिए जो आपने पहले साल के लिए कंप्यूट किया था उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एज मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट विच इज द रेशियो ऑफ सीआईआई फॉर द प्रीवियस ईयर फॉर विच द वैल्यू इज कैलकुलेटेड, जिस साल के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज 24-25 का सीआईआई एंड द सीआईआई फॉर द ईयर इन विद द अकोमोडेशन वाज इनिशियली परचेज, और पिछले साल के सीआईआई से कंपेयर करो और मल्टीप्लाई करो, उससे ज्यादा वैल्यू आज की तारीख में नहीं होनी चाहिए। कुछ समझ आया क्या बोला मैंने? नहीं समझ आया? ये फॉर्मूला देखो, बस यही बोलना चाहता है जो ये फॉर्मूले में लिखा गया है बोर्ड पे, ठीक है। इसका फोटो लो, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, ऐसा कोई कानून पहले नहीं था, ये अभी आया है, ठीक है। अब शायद मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है। द रीजन इज, अगर इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो फिर इंस्टीट्यूट को क्या करना पड़ेगा, सीआईआई अज्यूम करके बताना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल का सीआईआई किसी को नहीं पता है, ठीक है। हमको अगले साल का सीआईआई नहीं आता है, हमको पता नहीं है, ना गवर्नमेंट ने अभी तक, ना निर्मला सीतारमन जी ने अभी तक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बताया है। हमारे पास 2001 से लेकर 2023-24 तक है, 24-25 का मेरे को नहीं मालूम, वो भगवान को मालूम, ठीक है, कि कितना सीआईआई होने वाला है, ठीक है। तो ये प्रोविजन कब से रेलेवेंट है, कौन से साल से एप्लीकेबल? तो इस साल से, लेकिन कब से पहली बार यूज में आएगा? ये 24-25 में पहली बार यूज में आएगा। आर यू क्लियर? ठीक है। हाँ, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 24-25 का, पूछ लेते हैं गलती से, तो आप सीआईआई अज्यूम कर लो कुछ भी, ठीक है, लिख दो एग्जाम में कि आई अज्यूम दैट सीआईआई टू बी दिस मच। अगर नहीं देते, ऐसा नहीं करेगा इंस्टीट्यूट, डोंट वरी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये सैलरी से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स थे, और तीसरा वाला एक थियरी सा अमेंडमेंट है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके लिए वो गवर्नमेंट बॉडी भी अगर आपको नौकरी पे रखती है तो उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट करना, बस, और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पीजीबीपी में, एक छोटा सा बचकाना सा अमेंडमेंट है, तो सब लोग पीजीबीपी में आ जाओ अभी फटाफट। पीजीबीपी में 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का खर्चा निकालो, ठीक है। 35D पेज नंबर भी बता दो कोई एक जन। हाँ, पेज नंबर 6.18, यस। 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का जो सरकार आपको डिडक्शन देती थी, तो अब उसके अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट आया। इधर देखो बोर्ड पे क्या अमेंडमेंट आया, सुनो। यहां पर कुछ खर्चे हैं, बोर्ड पे देखना, उन खर्चों को मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूं। प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे का खर्चा, इंजीनियरिंग सर्विसेज का खर्चा, ये सब खर्चों का अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो गवर्नमेंट क्या बोलती थी पता है, किसी अप्रूव्ड कंसर्न से करवा के आओ जाओ, किसी अप्रूव्ड कंसर्न से करवा के आओ ये सारे चीज। मार्केट सर्वे किसी अप्रूव्ड कंसर्न से करवाओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज किसी अप्रूव्ड कंसर्न से करवाओ, फिजिबिलिटी रिपोर्ट किसी अप्रूव्ड कंसर्न से बनवा के लेकर आओ, रिसर्च किसी अप्रूव्ड कंसर्न से करवा के लाओ। लेकिन फाइनेंस एक्ट 23 ने ये अप्रूव्ड कंसर्न के पास जाने का नाटक बंद कर दिया, और फाइनेंस एक्ट 23 ने बोला ये सब नहीं करने का, अभी खाली एक स्टेटमेंट भर के देने का गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब टाइम के पहले, बराबर, प्रिस्क्राइब टाइम के पहले गवर्नमेंट को एक स्टेटमेंट भर के देना। तो वो प्रिस्क्राइब टाइम क्या है, तो वो प्रिस्क्राइब टाइम को गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब प्रिस्क्राइब किया है, तो इंस्टीट्यूट ने भी वो आपके सिलेबस में इंक्लूड कर दिया है। ये लास्ट की 3 लाइन पढ़ना अकॉर्डिंगली, बाकी ऊपर वही भाषण है जो आपकी किताब में लिखा है, ठीक है। ये लास्ट की 3 लाइन पढ़ना, पढ़ो प्रिस्क्राइब टाइम क्या है, कब तक कर देना चाहिए, ये स्टेटमेंट भर के सरकार को कब तक दे देना चाहिए। बोलो। तो जो भी आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है उसके 1 महीने पहले। तो मैं क्या आपको सलाह दूंगा, आपकी किताब है ना आपके पास, यहां पर जगह भी है, तो प्रिस्क्राइब टाइम को यहीं पे लिख देंगे तो बेटर रहेगा। आज के बाद वो इंस्टीट्यूट की शीट देखने की जरूरत नहीं है हमको घड़ी घड़ी,
जहां तक हो सकता है हम उसको अवॉइड करेंगे, करेक्ट। तो जब हम पढ़ा रहे थे तब ये टाइम प्रिस्क्राइब नहीं हुआ था, ये प्रिस्क्राइब बाद में हुआ। ये इनकम टैक्स में ऐसा नाटक चलते रहता है, ठीक है। जीएसटी में और ज्यादा है। जीएसटी का अमेंडमेंट हो गया? ठीक है, तो एक बार शीट से चेक कर लेना, अगर क्लास में सब कवर हो गया है तो फिर हो गया होगा, ना तो फिर करना पड़ेगा वो। सर जीएसटी का एक टर्म में हुआ था, अभी जीएसटी बंद है। हाँ, तो फिर जीएसटी का भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ो आगे। अगला कोई अमेंडमेंट नहीं है, अगला, बेटा बात नहीं करो, चुप बैठो, चुप बैठो, आवाज बंद रखो प्लीज, प्लीज प्लीज। अशोक भाई म्यूट कर दो, सब म्यूट करो, अब पेशेंस से सुनते रहना। अब 90% आपका अमेंडमेंट यही है, बस ये एक ही है जिसपे हमने डिटेल में क्लास में बात की थी। मैंने आपको बोला भी था बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, बहुत मैं आपको सतर्क रहने के लिए बोलता था इस प्रोविजन को पढ़ाते समय। यहां देखना मेरी तरफ और याद करने की कोशिश करो। मुझे सब लोग ना वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का चार्ट निकालो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा मिलता है उसका चार्ट निकालो सब लोग, याद है सबको? याद है? पहले प्रोविजन उसका रिपीट करो सब लोग, क्या है? ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमेंडमेंट याद है आप लोगों को कि 31 मार्च तक अगर पॉलिसी इशू किया है, सुन लो अच्छे से, एक बार सुन लो, 31 मार्च तक पॉलिसी इशू किया है तो आपको परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल करना है, सिर्फ परसेंटेज। और 31 मार्च के बाद अगर पॉलिसी इशू हुआ है 1 अप्रैल से, तो आपको परसेंटेज भी फुलफिल करना है और अमाउंट भी 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। याद आता है? जल्दी बोलो। अमाउंट भी, ये सब अपन ने क्लास में कर लिया है, उसी पे सीबीडीटी ने अभी एग्जांपल्स दिए अपने, ठीक है। सीबीडीटी ने 9-10 एग्जांपल दिए, सब देख डालेंगे हम लोग, ठीक है, कोई टेंशन नहीं हमको, अपने को आता है प्रोविजन, ठीक है। अब मैं एक बार प्रोविजन बोल देता हूं। परसेंटेज क्राइटेरिया क्या था? ये परसेंटेज क्राइटेरिया था, याद करो, 1 अप्रैल 2003 से लेकर 2012 के बीच में पॉलिसी इशू हुई है तो आपका प्रीमियम 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद 12 से लेकर 13 के बीच में 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 13 के बाद अगर नॉर्मल इंसान है तो 10% से ज्यादा नहीं, और डिसेबल है तो 15% से ज्यादा नहीं। याद आता है आप लोगों को? बोलिए जल्दी से। कैपिटल गेन्स में करवाया था ये। और फिर बाद में मैंने बोला था कि अगर पॉलिसी 2013 के पहले इशू हुई है तो परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल करो, और 2023 के बाद इशू हुई है तो फिर आपको क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना है? परसेंटेज क्राइटेरिया भी फुलफिल करना है, और आपका एनुअल प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसमें भी मैंने आपको बताया था, याद करो। अच्छा, अगर मैं 3 पॉलिसी लेता हूं, तीनों का प्रीमियम 2.5 लाख रुपया है, तो क्या करूंगा मैं, वो भी बताया था, याद करो। 3 पॉलिसी है, तीनों का प्रीमियम 2.5 लाख रुपया है, तो क्या तीनों का मुझे एग्जेम्पशन मिल पाएगा? कोई भी 2 का मिलेगा। याद आता है? तो बस यही प्रोविजन है। अच्छा, और अगर परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया या अमाउंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो टैक्सेबल कितना होगा? अगर फुलफिल कर दिया, परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया या अमाउंट क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया तो फिर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर फुलफिल नहीं किया तो टैक्सेबल कितना होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। याद आता है? जितना भी पैसा मिला माइनस जितना भी आपने प्रीमियम भर के रखा है अभी तक, लेकिन अगर उसका डिडक्शन क्लेम किया है तो वो प्रीमियम यहां पर नहीं लोगे। याद है? 80C में चैप्टर 6 में डिडक्शन क्लेम किया है तो वो प्रीमियम यहां नहीं लोगे। याद आता है? बोलिए प्लीज। तो अब इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने नहीं, सीबीडीटी ने, सॉरी, सीबीडीटी ने ये पूरे प्रोविजन को, मैंने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको, मैंने एग्जांपल्स भी लिखवाया था क्लास में, ठीक है। अब सीबीडीटी ने भी ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए अपने एग्जांपल्स दिए। सीबीडीटी बोलती है हम टैक्स पेयर को एक्सप्लेन करेंगे अपनी तरीके से। बोला करो, फिर अच्छी बात है, ठीक है। तो सीबीडीटी ने यहां पर एग्जांपल डाले, देखो, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3,
एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, तो आपका लगभग 12-13 पेज इसी में चला गया। ठीक है, हो गया बस। उसके बाद कुछ खास अमेंडमेंट एक है, बस एक और खास अमेंडमेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अभी यहां से हम लोग शुरू करते ही अमेंडमेंट। ठीक है, शैल वी स्टार्ट विद द एग्जांपल। सारे के सारे आंसर आप दे दोगे, आसानी से दे दोगे, प्रोविजन याद होगा तो ऑब्वियसली, नहीं तो नहीं दे पाओगे। हाँ, तो अब देखो जरा, यहां पर ये IFOS के अंदर आता है, 1010D सेक्शन है। आप सबको पता होगा कि जो इंश्योरेंस का पैसा मिलता है वो 1010D में एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने प्रोविजन डाल के रखा है, 2023 के पहले क्या होता था, 2023 के बाद क्या होता था, डेथ में तो माफ होता है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहला एग्जांपल। ठीक है, चलो तुम लोग मेरे को आंसर करेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, पहले मैं समझाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, आपको कैसा आंसर करने का। ठीक है, डेट ऑफ इशू 1/4/2023, तो पुराना प्रोविजन एप्लीकेबल होगा क्या नया, पहले ये बोलो, जल्दी बोलो, नया वाला। ठीक है, न्यू प्रोविजन एप्लीकेबल होगा क्योंकि 1 अप्रैल 2023 के बाद है। पुराना होगा क्या नया, 23 नहीं है, 13 है, सॉरी 13 है, 13 है, 13 है, 13 है, मेरे से भी गलती हो गई, आपसे भी गलती हो गई 23 नहीं है, 13 है पुराना होगा कि नया होगा, पुराना। पुराना है तो कितने क्राइटेरिया फुलफिल करना है, क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना है, परसेंटेज अमाउंट दोनों के, सिर्फ परसेंटेज, परसेंटेज। अब परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है क्या, प्रीमियम डिवाइडेड बाय सम अश्योर्ड, बताओ 1 अप्रैल 2013 में अगर पॉलिसी इशू हुआ तो कितना परसेंट होना चाहिए, नॉर्मल इंसान के लिए 10 और डिसेबल के लिए 15%, 10% के ब्रैकेट में है, जल्दी बोलो, है तो क्या करूं, 70 लाख रुपया जब मिलेगा तो क्या होएगा, 70 लाख जब मिलेगा तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट है, दैट्स इट, इट इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, इट इज एग्जेम्प्ट। इज इट क्लियर, ऐसे ही आपको आंसर देते जाना है, दोगे आप लोग, प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। ये सीए फाइनल वालों को मैंने करा भी दिया था पहले ही, इंटर वालों के लिए मुझे पता नहीं था कि इंस्टीट्यूट इतने सारे एग्जाम्पल डालेगी क्या, अब डाली तो करा देता हूं और क्या। अब सेकंड वाला एग्जांपल, डेट ऑफ इशू 1 अप्रैल 2023, जल्दी बोलो सब लोग, न्यू और ओल्ड। अब न्यू अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, न्यू अमेंडमेंट में भी पहले क्या चेक करने का, परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, एनुअल प्रीमियम अपॉन सम अश्योर्ड, हाँ हो रहा है सर, परसेंटेज में तो बच गया। अमाउंट क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, हाँ हो रहा है सर, 5 लाख क्रॉस होना चाहिए, ये भी एग्जेम्प्ट, माफ एग्जेम्प्ट, क्योंकि एक्सीड नहीं हो रहा, ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा सबको, एकदम चिंदी है, कुछ नहीं है। तीसरा, अब तीसरा आप लोग खुद से पढ़ो, बताओ चलो, बहुत मैंने अच्छे से क्लास में पढ़वा दिया हूं, सीबीडीटी के एग्जांपल्स भी अपने को पानी कम चाय लगेंगे। न्यू प्रोविजन एप्लीकेबल है क्योंकि 2023 में पॉलिसी इशू हुई है। ठीक है, एनुअल प्रीमियम, परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, लेकिन अमाउंट क्राइटेरिया क्रॉस हो रहा है, तो अब ये 70 लाख रुपीस टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन क्या पूरा 70 लाख टैक्सेबल होगा, हाँ नहीं, 70 लाख माइनस जितना भी प्रीमियम भरा इतने साल तक, उतना माइनस कर देना। ठीक है, कहां पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, वो नहीं पूछा है इन्होंने, खाली पूछा है कि टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा वो बताओ। ठीक है, इट वुड नॉट बी एग्जेम्प्ट। इज इट क्लियर। अब हम लोग थोड़े से इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, एक से ज्यादा पॉलिसी रखते हैं। ठीक है, अब कैसे सोचने का, अब रुक जाओ, अब 2 पॉलिसी आ गई तो कैसे सोचने का, पहले मेरी बात सुन लो उसके बाद ही सोचो। ठीक है, पहले इंडिविजुअली चेक करने का कि क्या टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इंडिविजुअली। न्यू प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, हाँ, परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, हाँ, अमाउंट क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, हाँ। अब सेकेंड पॉलिसी के लिए न्यू प्रोविजन एप्लीकेबल है, हाँ, परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, हाँ 10%, अमाउंट क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, हाँ। इंडिविजुअली तो टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब एग्रीगेट करके देखो। ठीक है, क्या दोनों का टैक्स एक साथ, दोनों का एग्जेम्पशन ले सकता हूं, दोनों का एग्जेम्पशन ले सकता हूं, डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि दोनों मिलाकर भी 5 लाख तो क्रॉस नहीं हो रहा है, परसेंटेज क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है और अमाउंट भी, एग्रीगेट अमाउंट 5 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है, दोनों एग्जेम्प्ट। क्लियर, पॉलिसी 1 पॉलिसी 2 दोनों एग्जेम्प्ट। अरे इज इट क्लियर। अब इसमें बताओ क्या होगा, पहले इंडिविजुअली देखने का,
पॉलिसी ए का क्या होगा? इंडिविजुअली। देखो मजाक मजाक में 5 एग्जांपल हो गए। पॉलिसी ए परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल, अमाउंट क्राइटेरिया भी फुलफिल। पॉलिसी बी परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल, अमाउंट क्राइटेरिया में फंस गया ये, तो इसको टैक्स लगेगा। करेक्ट। अब इसको टैक्स लगेगा तो इसको एग्जेम्प्ट करवा लो, और क्या। इज इट क्लियर? जब बी पे टैक्स लगने ही वाला है तो ए एग्जेम्प्ट करवा लो, और क्या। ठीक है, क्योंकि ए तो माफ हो सकता है, ए सारी लिमिट्स को फुलफिल कर रहा है। करेक्ट। बढ़ो आगे, तैयार हो? एग्जाम्पल नंबर 6। अब 3 पॉलिसी है, इसको भी वैसे ही चेक करने का, इंडिविजुअली फिर एग्रीगेट। पहले पॉलिसी ए, न्यू प्रोविजन एप्लीकेबल है 10%, यस। अमाउंट क्राइटेरिया यस, तो इंडिविजुअली तो एग्जेम्प्ट है। न्यू प्रोविजन 10%, यस। अमाउंट भी इंडिविजुअली तो एग्जेम्प्ट है। अब तीसरा वाला टैक्स लग जाएगा क्योंकि 6 लाख है। ठीक है, अब तीसरा वाला अगर टैक्स लग रहा है तो ए और बी को माफ करवा लो। अरे आर यू क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिंपल बेटा। अब इतने सारे एग्जांपल डाले, शायद एक आध क्वेश्चन पूछ ले इंस्टीट्यूट, देखते चलो। अब थोड़ा सा केयरफुल रहना। एक्स में पुराना प्रोविजन एप्लीकेबल होगा कि नया वाला? पुराना वाला। पुराने वाले में क्या चेक करना होता है? सिर्फ परसेंटेज। आर वी फुलफिलिंग परसेंटेज? द आंसर इज यस, तो एक्स तो माफ हो गया। करेक्ट। एक्स को अमाउंट में एग्रीगेट भी करने की जरूरत नहीं है, एग्रीगेट 2023 के बाद वाले होते हैं। करेक्ट। अब ये क्वेश्चन बन गया पिछले क्वेश्चन के जैसा, चेक करो। इज इट क्लियर? एबीसी, देखो एबीसी अभी पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया ना? बोलो यार। ए और बी माफ हो जाएगा, सी पे टैक्स भर दो, और क्या। एग्जाम्पल नंबर 8, इसके ऊपर उन्होंने प्रोविजन को रिपीट किया हर जगह, जो आपकी किताब में भी लिखा है वही है। एग्जाम्पल नंबर 8, अब यहां पर 4 पॉलिसी है और चारों देखना 2023 के बाद इशू हुई है। अब आपको इसमें से वैसे ही इंडिविजुअली सिलेक्ट करना है। बोलो इंडिविजुअली क्या होगा? ये माफ, ये माफ, ये माफ, ये टैक्सेबल। करेक्ट। अब आपको चॉइस करना पड़ेगा कौन सा बेटर है। ठीक है, अब आप तीनों को माफ नहीं कर सकते हो, सिलेक्ट करो। क्या मैं ए और बी माफ करवा सकता हूं और एक्स पे टैक्स भरवा सकता हूं? वो कर सकते हो आप। या मैं एक्स माफ करवा के ए और बी पे टैक्स भरवा सकता हूं? वो भी कर सकते। तीनों नहीं ले सकते हो, अब आपको परमिटेशन कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? बोलिए। आई होप इट इज क्लियर। सर तो ये तीनों ले लो, तीनों तो लोगे तो फिर 5 लाख क्रॉस हो जाएगा ना, तो नहीं हो पाएगा। ये दो ले लो, इसको टैक्स करवा दो, या तो इसको ले लो, इन दोनों को टैक्स करवा दो। करेक्ट। तीनों तो पॉसिबल नहीं होगा। अब एक्स और बी भी पॉसिबल नहीं होगा, एक्स और बी भी लोगे तो 6 लाख हो जाएगा, एक्स और ए भी लोगे तो 5.5 लाख हो जाएगा। करेक्ट। तो या तो एक्स ले लो या तो ये दो ले लो। ठीक है, जिसको एग्जाम्पशन लेना है लो, बाकी पे टैक्स भरवा दो। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसा ही है, देखो। तीनों का मिलाकर अगर 5 लाख तक होता तो तीनों ले लेता। ठीक है, वैसे केस ऑलरेडी हो चुके हैं, अब वो रिपीट नहीं करेगा ना सीबीडीटी, कुछ नया डालेगा ना अभी। अब बोलो अब इसमें क्या होगा? लास्ट वाला टैक्स। करेक्ट। अब एक्स और ए बी भी ले सकते हो, एक्स और ए भी ले सकते हो, ए और बी भी ले सकते हो, सब ले सकते हो। ठीक है, करेक्ट। कोई भी कॉम्बिनेशन उठा सकते हो, जिसमें सबसे कम टैक्स लगेगा वो उठाओ। करेक्ट। उस हिसाब से आप करो, जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स लगेगा उसको एग्जेम्प्ट करवा दो, जिसमें सबसे कम टैक्स लगेगा उसको टैक्स भरवा दो। करेक्ट। यस और नो? और लास्ट वाला केस भी वैसा ही है, चेक करो। अब इसमें इन्होंने 5 डाल दिया है, 5। अब चलो इसका बताओ क्या करेंगे। 5 5 पॉलिसी आ गई है,
5 और 2023 के बाद है, क्या करूं? इस पे तो टैक्स लग जाएगा। अब या तो बी और ए, बी और वाई, बी और एक्स, करेक्ट। अब मेरे हिसाब से ये 36 लाख ज्यादा मिल रहा है ना, तो इसको एग्जेम्प्ट करवा दो। करेक्ट बेटा, वो आपको नेट प्रीमियम निकाल के चेक करना पड़ेगा प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने बोला कि पढ़ लो भाई, तुम लोग सी इंटर वाले भी पढ़ लो। फाइनल वालों को तो हमने पढ़ाया ही था ये सब कुछ, बट इंटर वालों को भी डलवा दिया। चलो ठीक है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इसलिए इंस्टीट्यूट ने इसको इंटर में भी डलवा दिया, ठीक है। इज इट क्लियर? जल्दी बोलो। अब यहां पर एक दो और क्लैरिफिकेशन दी है इन्होंने, जब आप गौर से सुनना मेरी बात। इसी लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन दी है। मान लो मैं मिस्टर ए हूं, मैंने एक पॉलिसी परचेस की, ठीक है। अब सुनो ना बेटा, जब मैं पॉलिसी परचेस किया ना, तो ना मेरी पॉलिसी का ना और जो प्रीमियम था ना, प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम, इट वॉज ₹4,95,000, ठीक है। या मेरा एनुअल प्रीमियम एग्जैक्टली 5 लाख रुपया है। क्या मैं फंसूंगा नए प्रोविजन में? बोलो। नहीं फंसूंगा, लेकिन ना इसके ऊपर कुछ 3% या 4%, आप लोग ही बताओ, जीएसटी लगता है कुछ। कितना जीएसटी लगता है इंश्योरेंस प्रीमियम पे? बोलो ना। 18%, जो भी लगता है, ठीक है। चलो 5% लगता है, ऐसा सोचते हैं। तो मेरा प्रीमियम 5,25,000 हो गया, मान लो अगर 5% लग रहा है तो, ठीक है। तो सवाल ये उठ रहा है, तो हम लोग जब अमाउंट चेक करेंगे, एनुअल प्रीमियम शुड नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज, तो वो जीएसटी को इंक्लूड करके चेक करेंगे या जीएसटी को एक्सक्लूड करके चेक करेंगे? उस पर भी सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन आया है, चेक करो, ये पढ़ो। इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। जीएसटी एक्सक्लूड करके चेक करोगे आप। इज इट क्लियर? अरे इज इट क्लियर? हाँ, एक आखिरी चीज, एक और क्लैरिफिकेशन दिया है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है 5 लाख वाला, ठीक है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, बोलो। anybody has any idea? Term life insurance, what is a term life insurance? टर्म लाइफ इंश्योरेंस वो होता है जहां पर आप प्रीमियम भरते हो, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप मर जाओगे तो आपके घर वाले को मिलेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस। कुछ मिलता नहीं है उसमें, मरना पड़ेगा उसके लिए। तो वैसे प्रोविजन के लिए अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, मैच्योरिटी पे कुछ मिलने नहीं वाला है, तो उसके लिए ये 5 लाख 5 लाख का लिमिट नहीं चेक करने का, वो हमेशा एग्जेम्प्ट है। आर यू क्लियर? प्लीज टेल मी, जल्दी बोलो। आर यू क्लियर? वो हमेशा एग्जेम्प्ट है। अब इसके नीचे इन्होंने वो कंप्यूटेशन कैसे करोगे उसका भाषण दिया है, वो मैंने आपको क्लास में बता दिया है। कंप्यूटेशन करते समय आप जो डिडक्शन पहले क्लेम किया था वो सब नहीं लेने का, उसको रिपीट किया उन्होंने, ठीक है। तो वो आप नहीं देखोगे तो चलेगा, वो रिपीटेशन है प्रोविजन का। जब इंस्टीट्यूट कोई अमेंडमेंट डालती है ना, तो पूरा का पूरा प्रोविजन डालती है, ठीक है, पूरा। क्या आईसीआई इंटर को फाइनल बनाना चाहता है? पता नहीं मुझे, वो मुझे नहीं पता कि आईसीआई इंटर को फाइनल बनाना चाहता है कि नहीं बनाना चाहता है। आई हैव नो आइडिया, ठीक है। अब आ जाओ सब लोग अपने टीडीएस के चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? आपका सबसे प्यारा चैप्टर टीडीएस। अब टीडीएस में कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं। ए भाई, आधा तो फाइनल ही पढ़ लिया है। फाइनल ना जब पढ़ोगे ना, पता चलेगा तुमको क्या है फाइनल, ठीक है। कुछ भी नहीं पढ़ा है फाइनल का। फाइनल में कुछ नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी सैलरी वैलरी कुछ नहीं है, सब कुछ अलग है वहां पर। अलग बातें चल रही है वहां पर दुनिया की। हाँ, अब आप लोग यहां पर आ जाना 194A के अंदर, टीडीएस का सेक्शन, पेज नंबर
13.3। डराना नॉट अलाउड, ऐसे बच्चों को डराना कैसे, मेरे से पढ़ोगे तो डरोगे क्या? हाँ, डरोगे मुझसे पढ़ोगे तो? 70% रेश पासिंग परसेंटेज है मेरे सीए फाइनल स्टूडेंट्स का, 70% इनकम टैक्स में, जो भी हमसे पढ़ता है। इधर आ जाओ, 194A। यहां पर टीडीएस आता है, किसका टीडीएस आता है? बोर्ड पे देखो, किसी भी किस्म के इंटरेस्ट का अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी छोड़कर किसी भी किस्म का इंटरेस्ट होगा वो यहां पर आएगा। बैंक का इंटरेस्ट बोलो, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट बोलो, कोऑपरेटिव बैंक का इंटरेस्ट बोलो, हर किस्म का इंटरेस्ट यहां पर आ जाएगा। हर किस्म, एनबीएफसी का इंटरेस्ट बोलो, सब यहां पर आएगा। सिर्फ क्या छोड़कर? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अब यहां पर एक रिलैक्सेशन दिया है भारत सरकार ने। वो रिलैक्सेशन क्या है सुनो। एक भारत सरकार ने अभी अभी एक सर्टिफिकेट लाया है। उस सर्टिफिकेट का नाम क्या है? देखो, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। क्या है? महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। जैसे कि नाम से आपको पता है, क्या होगा इसके अंदर, कुछ आइडिया दे सकते हो? महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में भारत सरकार बोल रही है कि ये महिलाओं के लिए, ऑब्वियसली महिलाएं आके अपना पैसा रखे हमारे पास, हम आपको क्या देंगे? एक सर्टिफिकेट देंगे और उसके ऊपर हम आपको ब्याज देंगे, 7.5% का ब्याज। ठीक है, 7.5%। अच्छा, तो इसमें प्रोविजन क्या, अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट यह है कि ये इस महिला सम्मान सर्टिफिकेट के ऊपर जो ब्याज मिलेगा उस पर बोलो नो टीडीएस, टीडीएस नहीं काटेंगे। आर यू क्लियर? बोलो ना जल्दी से। तो यहां पर आके आपको अपनी किताब में ही लिख देना है, ये नो टीडीएस इन द फॉलोइंग केसेस है ना, लिस्ट चल रही है ना, लिस्ट चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, यहां पर लिख दो ना एंड में जाके, नो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। आर यू क्लियर? प्लीज टेल मी। सेवन 7.5% गाइस, मैं महिला बनने जा रहा हूं, बन जा तू। महिला बनने जा रहा हूं क्या बोल रहा है तू? भरत बोल रहा है मैं महिला बनने जा रहा हूं। बनने जा रहा हूं वो बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, क्या जरूरत है ये बोलने की? महिला बनने जा रहा हूं, बनने क्या जा रहा है तू? आगे कंप्लीट द सेंटेंस। भरत भाई की बन गई दोपहर में आज। हाँ सही, ये सही सही सलाह दिया मिस्टर डैडी ने, बोला टिकटॉक इंस्टॉल कर लो, अपने आप महिला बन जाओगे, या तो कपिल शर्मा ज्वाइन कर लो। अपने आप महिला ज्वाइन, कपिल शर्मा ज्वाइन कर लो, आप महिला बन जाओगे अपने आप। यस। तो यहां पर देखो, ये सब भाषण दिया उन्होंने, महिला सम्मान सर्टिफिकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अगला अमेंडमेंट। पता है ऑनलाइन गेम्स के बारे में मैंने आपको कुछ बोला था, ऑनलाइन गेम्स याद आता है? ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन गेम्स का प्रोविजन निकालो सब लोग अपनी किताब के अंदर। 194B है, टीडीएस का चैप्टर खोलो, 194B है, 194B खोलो, ऑनलाइन गेम्स। अब इस सेक्शन के अंदर अगर आप खोल के देखोगे तो नो थ्रेशोल्ड, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है टीडीएस हमेशा काटने का, चेक करो, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है ऑनलाइन गेम्स में। देखो जल्दी से आ जाओ सब लोग, दिख रहा है बेटा? यहां पर लिखा हूं मैंने क्लास में, दिख रहा है? लॉटरी वॉटरी के लिए 10,000 का तो थ्रेशोल्ड है कम से कम, यस। लेकिन ऑनलाइन गेम्स के लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, ये पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज सुनना मेरी बात, टीडीएस कब कटेगा? टीडीएस देखो, दो टाइम पे टीडीएस कटता है। ठीक है, टाइमिंग ऑफ डिडक्शन। अब ये सब खुद से पढ़ते हैं ना अगर तुम, तो तुम्हारे को 2 दिन लग जाते हैं ये सब पढ़ के रिकैप करने में।
इसलिए मैंने बोला मैं सेशन रख देता हूं फटाफट फटाफट टेस्ट के पहले ही। ये जब पैसा विड्रॉ करेगा, क्या करेगा, विड्रॉ तब लगेगा, और 31 मार्च के क्लोजिंग बैलेंस पे जो पैसा बचेगा उस पर भी टीडीएस लगेगा। याद है, ये सब मैंने आपको क्लास में बताया था। ठीक है, अब सीबीडीटी का यहां पर कुछ क्लैरिफिकेशन आया है। ठीक है, 3 क्लैरिफिकेशन लाया सीबीडीटी ने, बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है, सिंपल है एकदम। क्लैरिफिकेशन नंबर 1, मान लो ये मेरा ड्रीम 11 का अकाउंट है। ठीक है, ड्रीम 11 अकाउंट, इसमें ये क्रेडिट साइड है, मान लो ये डेबिट साइड। यहां पर मैं जो पैसा डिपॉजिट करूंगा उस अकाउंट में वो आएगा, और यहां पर जो पैसा विड्रॉ करूंगा वो आएगा। ठीक है, ठीक है। बाय ओपनिंग बैलेंस, यहां पर कुछ भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने जिंदगी में कभी ड्रीम 11 में खेला नहीं, पहली बार खेलने जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इधर डिपॉजिट किया, बाय डिपॉजिट। मैंने इधर 1000 रुपए डिपॉजिट किए। ठीक है, 1000 रुपए डिपॉजिट किए, थोड़ा बहुत जीता पैसा में, थोड़ा बहुत जीता, तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने 15 जून 2023 को कुछ विड्रॉ किया। एक नंबर का लुक्खा निकला मैं भी। ठीक है, क्या निकला, हाँ क्या निकला, मैं बोलो ना, जो भी जीता ना उसमें से 50 रुपया विड्रॉ किया मैंने। कितना, 50 रुपया। ऐसा मत बोलो, कुछ भी, 50 रुपया निकला, विड्रॉ किया मैंने, एक नंबर का लुक्खा निकला। अब मुझे बताओ, ऐसे लुक्खे लुक्खे लोगों की कमी है दुनिया में? हाँ? जो 20 रुपया जीतते, 30 रुपया जीतेंगे, विड्रॉ करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, 20 रुपया, 30 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, ऐसा विड्रॉ करते रहेंगे। तो क्या हर आदमी का टीडीएस काटते बैठोगे 50-50 रुपए पर? हाँ, हर आदमी का क्या 50-50 रुपए पर टीडीएस काटते बैठोगे? बताइए ना प्लीज। तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट डाली है, गवर्नमेंट अपने से भी बड़ी लुक्खी है। ठीक है, आ जाओ। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गेमर्स हु प्ले विथ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। क्या करते हैं वो लोग, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, एंड विड्रॉ ऑल्सो वेरी small amount. Deducting tax at source under 194BA for each insignificant withdrawal would increase compliance of tax deductor. क्या बात है, छोटे छोटे अमाउंट को विड्रॉ करने पर टैक्स डिडक्टर का कंप्लायंस बढ़ेगा। ड्रीम 11 वाला पागल हो जाएगा, टीडीएस काट काट के, काट काट के, काट काट के, काट काट के, भर भर के, भर भर के, भर भर के, भर भर के। कैन देयर बी अ रिलैक्सेशन टू ईज कंप्लायंस? तो गवर्नमेंट बोली हाँ, थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं। क्या गवर्नमेंट बोली, टैक्स में नॉट बी डिडक्टेड ऑन विड्रॉल ऑन सैटिस्फैक्शन ऑफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशन। पहला देखो, कंडीशन देख के ही मेरा ना सर, मेरा ना दीवार में पीटने का दिल करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है अगर विनिंग तुम्हारा 100 रुपया क्रॉस नहीं होता है ना तो टीडीएस नहीं कटेगा। कितना, विनिंग तुम्हारा 100 रुपया क्रॉस नहीं होता है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अब मैंने कितना विड्रॉ किया, हाँ अरे कितना विड्रॉ किया मैंने, 50, टीडीएस काटेगा मेरा डिडक्टर? हाँ नहीं काटेगा। अच्छा, अगर, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है अगर तेरा टोटल विनिंग 100 रुपया क्रॉस हो जाता है, मान लो बाद में मैंने ज्यादा जीत गया तो मैंने और 70 रुपया विड्रॉ किया, तो सेकंड पॉइंट पे देखो कि पहले जो नहीं काटा था ना, फिर बाद में काटना पड़ेगा ड्यूरिंग द सेम फाइनेंशियल ईयर। पढ़ो पॉइंट नंबर 2, tax not deducted on account of this concession is deducted at the time when the net winning comprised in the withdrawal exceeds 100 in the same month or subsequent month. If there is no withdrawal, then at the end of the year. तो पहले तो मैंने 1000 रुपया लगाया, 50 रुपया कमाया। कितना कमाया, 50 रुपया, 50 रुपया विड्रॉ किया, टीडीएस नहीं कटेगा। बाद में मैंने थोड़ा और लगाया और मैंने 100 रुपया और कमाया, 100 रुपया विड्रॉ किया, तो अब मेरे को बताओ टोटल 150 क्रॉस 150 हो गया, करेक्ट? अब टीडीएस काटने का 150 पे 30%। ठीक है, 150 पे कितना काटने का टीडीएस, 30% टीडीएस है। अब देखो एक प्रॉब्लम आएगी, मान लो मैंने पहले 100 रुपया कमाया, सुनो अमाउंट, सुनो मेरी बात,
सबसे पहले मैंने 100 रुपया कमाया, पूरे ईयर का देखना है, यस, एक फाइनेंशियल ईयर में 100 रुपया। मान लो मैंने 100 रुपया कमाया, ठीक है, 100 रुपया कमाया, मैंने 100 रुपया विड्रॉ कर लिया पहली बार, तो मेरा टीडीएस कटेगा, बोलो पहले। मैंने 100 रुपया कमाया, 100 रुपया विड्रॉ कर लिया पहली बार, मेरा टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि मेरा 100 रुपया क्रॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बार मैंने 10 रुपया कमाया, 10 रुपया, मैंने 10 रुपया विड्रॉ किया, अब टीडीएस कटेगा? बोलो, अब कटेगा। अब कितने पे टीडीएस कटेगा, बोलो? 110 पे 30%, करेक्ट। 110 पे 30% कितना आता है? 33 रुपीज। अब मेरे को बताओ, 10 रुपया ही पड़ा है अकाउंट में, 10 में से 33 कैसे काटेगा, बताओ? ड्रीम 11 वाला काट सकता है 10 में से 33? 100 तो पहले ही विड्रॉ करके निकल लिया था ना भाई, 100 तो पहले ही विड्रॉ करके निकल लिए थे भाई अपने, तभी तो टीडीएस कटता नहीं था, क्योंकि लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है। अब जब 10 रुपया विड्रॉ कर रहा हूं तो 110 पे 30% काटना पड़ेगा। कैसे काटेगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुमको? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 23 रुपए की कमी हो रही है, तो गवर्नमेंट देखो ना यार, तो गवर्नमेंट बोलती है डिडक्टर भरेगा बचा हुआ पैसा, चेक करो, ड्रीम ड्रीम 11 भरेगा, ड्रीम 11 भरेगा। पढ़ो पॉइंट नंबर 3। बहुत पैसा कमा रहा है ना साले, भर थोड़ा, चल चल। अरे इज इट क्लियर? अरे जल्दी बोलो यार। ड्रीम 11 के साथ स्कैम हो जाएगा ये तो। अभी हो गया स्कैम हो गया तो हो गया, और क्या। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं यहां पर, यहां देखो, इसी ऑनलाइन गेम से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीबीडीटी ने बनाया है। बोलता है कि अगर विनिंग इन काइंड होएगा तो हाउ टैक्स डिडक्शन विल बी डन अंडर 194 बी। देखो, विनिंग इन काइंड में क्या करने का मैंने आपको पहले भी बोला हूं, ठीक है। अगर विनिंग इन काइंड होएगा, ठीक है, और मैं आपको विनिंग इन काइंड में दे रहा हूं, ड्रीम 11 वाला आपको गाड़ी दे रहा है, आप जीत गए तो आपको कार दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, तो उस केस में याद है आपको, ड्रीम 11 वाला सामने वाले को बोलेगा जा टैक्स भर के आ, प्रूफ लेके आ, चालान वालान, फिर रिलीज करूंगा कार। याद आता है आपको? मैंने बोला था क्लास में भी आपको, याद है? वही भाषण है इधर। यहां पर आपको क्या करना है? इंश्योर करना है। क्या करना है आपको? बस इंश्योर करना है कि सामने वाले ने टैक्स भरा है कि नहीं भरा है, उसके बाद रिलीज करो, उससे चालान वालान ले लो, ठीक है। इज इट क्लियर? ये 194 आर में भी था, यस, ये 194 बी में भी था, जो आपका लॉटरी वाला सेक्शन है विनिंग इन काइंड्स में, करेक्ट। और एक आखिरी चीज, विनिंग इन काइंड का वैल्यूएशन कैसे करोगे? मान लो मैं आपको गाड़ी दे रहा हूं, तो गाड़ी का वैल्यूएशन कैसे करूंगा? डिपेंड करता है मैं गाड़ी आपको कैसे दे रहा हूं, गौर से सुनो। अगर गाड़ी मैं खरीद के आपको दे रहा हूं, कैसे दे रहा हूं? परचेज करके दे रहा हूं, तो उसका परचेज प्राइस मेरा वैल्यू हो जाएगा। इज इट क्लियर? उस पे टीडीएस कटेगा और उस पे टैक्स भरेगा सामने वाला। क्लियर है? बोलो ना प्लीज। गाड़ी में आपको खरीद के दे रहा हूं, तो से मैंने 50 लाख की गाड़ी खरीदा, तो वो 50 लाख आपके लिए टैक्सेबल अमाउंट, उस पर टैक्स भरो। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है उसमें से जीएसटी निकाल दो, ठीक है। तो गाड़ी पे कितना % जीएसटी लगता है? 28% जीएसटी माइनस करो, उस पर टैक्स भरो। क्लियर? क्योंकि टीडीएस कभी भी जीएसटी पे नहीं कटता है, याद है कि नहीं याद है? सबसे पहली चीज यही बोला था क्लास के अंदर कि टीडीएस कभी भी जीएसटी पोर्शन पे नहीं लगता है। जीएसटी आपकी इनकम नहीं है, वो टैक्स आप कस्टमर से लेकर पे करने वाले हो किसी को, करेक्ट। अच्छा, मैंने गाड़ी आपको खरीद के दी, तो परचेज प्राइस पे टैक्स लगेगा। गाड़ी अगर मैंने मैन्युफैक्चर करके, मेरे खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, मैं मैन्युफैक्चर करके आपको गाड़ी दे रहा हूं, तो फिर चेक करो, जितना प्राइस मैं कस्टमर को चार्ज करता हूं वो प्राइस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। चेक करो, वो आपकी विनिंग इन काइंड। इज इट क्लियर? अरे इज इट क्लियर भाई और बहनों? जल्दी बोलो ना। ठीक है, तो यहां पर ऑनलाइन गेम से 3 अमेंडमेंट आए हैं, 3 क्लैरिफिकेशन आए। अमेंडमेंट कुछ नहीं है, क्लैरिफिकेशन है। एक तो जो 100 रुपए तक का विनिंग अगर है और विड्रॉ कर रहा है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन 100 रुपया क्रॉस होएगा तो पूरे पे काटना पड़ेगा। कुछ शॉर्टफॉल होएगा तो ड्रीम 11 भरेगा, करेक्ट। और बाकी दोनों सेम ही है। इस पे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रही है, ठीक है, इतना ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि इस पे कोई क्वेश्चन आएगा। हाँ, मुझे उस पे लग रहा है रेंट फ्री वाला इंपॉर्टेंट था, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट था अपना LIC वाला। अब जो अगला बोलने जा रहा हूं वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है।
टीसीएस में आ जाओ, टीसीएस। टीसीएस बैठे बैठे कुछ काम धंधा नहीं है इंस्टीट्यूट को, तुम्हारा मेरा सबका काम बढ़ाते रहते हैं लोग, बस बैठे बैठे। हाँ या ना? अब ये प्रोविजन मेरे को तुमको बैठ के अभी पहले याद है कि नहीं, पूछना पड़ेगा। ये याद है प्रोविजन, ये टीसीएस का, इंडिया के बाहर पैसा भेजेंगे तो ये होएगा। 30 सितंबर तक ये होता था, सितंबर के बाद में रेट बढ़ा दिया, पूरी कहानी बना के बताया था क्लास में। यस। तो अब एक बार फिर से बोल देता हूं, इसमें अमेंडमेंट तो आया है, अमेंडमेंट कुछ नहीं है इसमें क्लैरिफिकेशन आया है। लोगों को डाउट आते ना बहुत, तो सीबीडीटी आती है और क्लैरिफाई करती है चीजें। ये तो अमेंडमेंट ही है, अमेंडमेंट तो यही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी ने डाला है कुछ। शुरू करूं? हाँ सुनो, अभी एक बार फिर से बोलता हूं, अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो, बहुत ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हो सकता है एग्जाम में। अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर इंडिया के बाहर रेमिट करते हो एजुकेशन के लिए, क्या पर्पस के लिए? एजुकेशन पर्पस के लिए, तो पहले भी टीसीएस उतना ही था, अभी भी टीसीएस उतना ही है, चेक कर लो। ठीक है, 30 सितंबर तक भी वही था, 7 लाख रुपए तक कुछ नहीं, और 7 लाख के ऊपर 0.5% का टीसीएस आपका कलेक्ट होगा, डीलर कलेक्ट करेगा। डीलर मतलब जो बेच रहा है पैसा बाहर। क्लियर है? तो एजुकेशन के लिए लोन लेकर एजुकेशन के लिए बाहर भेज रहे हो तो जबरदस्त रिलैक्सेशन है, 7 लाख का बेनिफिट भी है और 0.5% ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है। सेकंड, अगर एजुकेशन के लिए भेज रहे हो अदर देन अबाव, अदर देन अबाव का मतलब क्या होता है? अब लोन लेके नहीं भेज रहे हो, अपने खुद के जेब से भेज रहे हो, पर्सनल सेविंग, करेक्ट? या मेडिकल के लिए भेज रहे हो, मेडिकल के लिए, तो इंडिया के बाहर एजुकेशन के लिए भेज रहे हो अपनी जेब से, पर्सनल सेविंग, या मेडिकल के लिए भेज रहे हो, तो आपको पहले भी 7 लाख तक कुछ नहीं लगता था, अभी भी 7 लाख तक नो टीसीएस, लेकिन 7 लाख के ऊपर भेजा तो 10 लाख रुपया भेजा तो 3 लाख पे 5% टीसीएस देना पड़ेगा तुमको। चेक करो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब तीसरा, ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम, टूर के लिए बाहर भेज रहे हो पैसा, टूर के लिए पैसा बाहर भेज रहे हो, और ये पैसा बाहर भेजने वाली स्कीम को क्या बोलते हैं पता? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। क्या बोलते हैं? लिबरलाइज, आरबीआई की लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी टूर के लिए बाहर पैसा भेज रहे हो तो ये तो बहुत भयंकर है। पहले तो 5% था विदाउट थ्रेशोल्ड, 1 लाख भी भेजेगा तो 5%, 2 लाख भी भेजेगा तो 5%, 10 लाख भी भेजेगा तो 5%, 50 लाख भी भेजेगा तो 5%। अब बदल गया, अब 7 लाख तक 5% है और 7 लाख के ऊपर सीधा 20% है। आर यू क्लियर? रेट बदल गया 1 अक्टूबर से। और एनी अदर केस, एनी अदर केस मतलब जो ऊपर वाले 3 केस में नहीं आता है, उसमें भी बदलाव आया है। 7 लाख तक कुछ नहीं, अभी भी 7 लाख तक कुछ नहीं, लेकिन पहले 7 लाख के बाद 5% था, अभी 7 लाख के बाद डायरेक्टली 20% है। याद आता है? अब पढ़ तो लिया सर, इसमें क्या डाउट है सर? अभी हमको तो कोई डाउट नहीं आया सर, ये सीबीडीटी को कहां से डाउट आते रहते सर? तो सर हमें 1 अक्टूबर के बाद के रेट्स लर्न करना है, क्या बोला था क्लास में मैंने? हाँ, क्या बोला था मैंने क्लास में? दोनों लर्न करना है, ये बोला था क्लास में। ठीक है, 1 अक्टूबर के बाद वाला लर्न क्यों करोगे? ड्यूरिंग द ईयर चेंज हुआ है ना, ड्यूरिंग द ईयर चेंज हुआ है तो दोनों याद रखना पड़ेगा। हाँ, अच्छा फिर याद है आपको मैंने ये भी बोला था, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, फॉरेन कंट्री में जाके क्रेडिट कार्ड स्वाइप करोगे तो गवर्नमेंट ने फिलहाल उसके ऊपर नहीं लगेगा टीसीएस बोला था, याद है? इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पे टीसीएस नहीं लगेगा, फिलहाल के लिए नहीं लगेगा। अब देखो, इसमें क्या डाउट ही नहीं है सर, हमको कोई डाउट नहीं है सर, ये किसको डाउट आते रहता है? ये सीबीडीटी वालों को काम धंधा नहीं है क्या कुछ? देखो, इन्होंने पहले यहां प्रोविजन डाला, बोला 30 सितंबर तक ऐसा ऐसा था, 1 अक्टूबर से ऐसा ऐसा होएगा, ये होएगा, ये होएगा, वो होएगा, ये होएगा, भाषण 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 भाषण, फिर क्वेश्चन डाले, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, खुद ही सवाल पूछते, खुद ही जवाब देते हैं, कोई सवाल इनसे पूछता नहीं है, ये खुद ही पूछते, खुद ही जवाब देते रहते हैं। ये क्वेश्चन डाले इन्होंने कितने सारे, देखो 8 क्वेश्चन डाले इन्होंने, 8 सवाल आ गए इनको। तुमको एक सवाल नहीं आ रहा है? कितने इंटेलिजेंट हो तुम लोग, देखो एक डाउट नहीं आ रहा है आप लोगों को, सीबीडीटी को 8 डाउट आ गए।
कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हाँ बोलिए ना बेटा। तो ये पढ़ते क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो आपको समझेगा नहीं, खुद से पढ़ोगे घूम जाओगे। शुरू करो। पहला क्वेश्चन अभी अभी पढ़ा दिया, क्लास में भी पढ़ा दिया था, पढ़ लो खुद से, मेरे को नहीं पूछने का। वेदर पेमेंट थ्रू ओवरसीज क्रेडिट कार्ड वुड बी काउंटेड इन LRS? नो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 से हमारा असली डिस्कशन शुरू हो जाएगा। आर यू रेडी? प्लीज टेल मी। सुनो अभी, whether the threshold of 7 lakh for TCS to become applicable on LRS applies separately for various purposes like education, health treatment, others? मुझे बताओ, यहां पर है ना आपको, यहां एजुकेशन है, फिर नीचे हेल्थ है, मेडिकल है, फिर एनी अदर केस है ना? सब जगह 7-7 लाख का थ्रेशोल्ड है ना। देखो थ्रेशोल्ड सिर्फ यहां पर नहीं है, देखो ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम को छोड़कर बाकी सब जगह 7 लाख माफ है, देखो ना, दिख रहा है? तो सवाल यहां पर ये उठ रहा है, क्या ये 7 लाख रुपया सबके लिए अलग अलग है? शादी है तुम्हारे पप्पा की, हाँ, कंबाइन थ्रेशोल्ड है, चेक करो, सब मिला के है ये। अरे आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? तुमने 4 लाख रुपया मेडिकल के लिए भेजा, और 5 लाख रुपया तुमने हेल्थ के लिए, और 5 लाख रुपया तुमने एजुकेशन के लिए भेजा, दोनों एग्रीगेट करके चेक करेंगे 7 लाख क्रॉस होता है कि नहीं होता है एक्सेस अमाउंट पे TCS। अरे आर यू क्लियर? प्लीज टेल मी, फिर मैं पढ़ के थोड़ा और डिटेलिंग करूंगा अभी इसकी। इट इज क्लैरिफाइड दैट द थ्रेशोल्ड ऑफ 7 लाख फॉर LRS इज कंबाइंड। ये जो क्लैरिफिकेशन है ना, ये अलग लेवल का क्लैरिफिकेशन है। एक्चुअली ये सीए इंटर लेवल पे नहीं रखना चाहिए था इंस्टीट्यूट को इतना सब कुछ, लेकिन अभी ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में, इसलिए रख दिया है, नहीं तो नहीं रखते। ये बहुत अलग लेवल का क्लैरिफिकेशन चल रहा है अभी। It is clarified that the threshold of 7 lakh for LRS is combined threshold for applicability of TCS on LRS irrespective of the purpose of remittance। देखो हर्ष मांगला का एक बहुत ही वाजिब सवाल है, बहुत ही जेन्युइन सवाल। सर ये 7 लाख तो पहले भी थी लिमिट, लोगों को अब डाउट क्यों आ रहा है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन। सर ये प्रोविजन तो नया नहीं है ना, प्रोविजन तो पहले भी था, 2 साल से भगवान भरोसे चल रहा था ये प्रोविजन, ठीक है ना? CBDT आके कुछ बोलने को तैयार थी ना, ससियों को कोई ठिकाना था इसके बारे में, ठीक है? कोई क्लैरिटी नहीं थी, अभी क्लैरिटी आया 2 साल बाद। एब्सोल्युटली वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। Thus in the given example, up to 7 lakh remittance under LRS during a financial year shall not be liable for TCS. However, subsequent 14 lakh remittance under LRS shall be liable for TCS in accordance with the TCS rates applicable for such remittance. अभी मुझे बताओ, इधर देखो मेरी तरफ सब लोग गौर से सुनना, क्या ऐसा हो सकता है कि पहला 7 लाख पहले 6 महीने में एग्जॉस्ट हो गया और बचा हुआ 7 लाख अगले 6 महीने में आ रहा है, तो फिर रेट्स अगले 6 महीने का लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए मुझे, बोलो, मेरा सवाल समझे आप लोग? पहला 7 लाख आपने जुलाई तक एग्जॉस्ट कर लिया, तो अब जो अगस्त सितंबर में लगेगा वो पुराने रेट्स लगेंगे, और अक्टूबर से जो भेजोगे उस पे नए रेट्स लगेंगे। होगा कि नहीं होगा? ऐसे वही लिखा गया यहां पर, चेक करो, चेक करो। Are you clear? In the example, if the remittances under LRS are made in current financial year at different point of time, अलग अलग समय पे रेमिटेंस हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा है, मल्टीपल बार हो रहा है। TCS rates for remaining 14 lakhs remittances under LRS would depend on the time of remittances as the TCS rate changes from 1st October. अब देखो, for the first 7 lakh remittance under LRS during the financial year 23-24 for education or for that matter any purpose, no TCS। पहले 7 लाख पे कभी भी भेजो, अक्टूबर के पहले भेजो या अक्टूबर के बाद भेजो, TCS नहीं लगेगा। लेकिन अगले 7 लाख, अगले 14 लाख, अगले 15 लाख, अगले 20 लाख, वो कब भेज रहे हो उस हिसाब से TCS के रेट्स बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बताइए प्लीज मुझे, बोलो ना बेटा, प्लीज यार, रिप्लाई करो ना यार। इज एवरीवन क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट और नॉट? पहला 7 लाख तो माफ है, लेकिन उसके 7 लाख के बाद जो 8वां लाख है, 9वां लाख है, 10वां लाख है, 11वां लाख है, वो अक्टूबर के पहले भेज रहे हो तो थोड़ा रिलैक्स रेट हो सकता है, अक्टूबर के बाद भेज रहे हो तो फिर हायर रेट लगेगा आपको।
जो भी एप्लीकेबल रेट्स है वही बोला गया, यहां पर चेक कर लो। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी। अब लोगों के दिमाग में फालतू फालतू सवाल आएंगे, इसलिए सीबीडीटी ने पहले ही क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है मालूम? सीबीडीटी सवाल क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कि सर ये जो 7 लाख का लिमिट है, ये पहले 6 महीने के लिए अलग 7 लाख है, बाद के 6 महीने के लिए अलग 7 लाख है। सर 2 बार 7 लाख मिलेगा क्या एक साल में? क्या लगता है तुमको? हाँ, क्या लगता है? इतनी दयालु होने वाली है सरकार आपके लिए? पढ़ो। Since there are different TCS rates on LRS for the first 6 months and the next 6 months of the financial year 23-24, whether the threshold of 7 lakh for the TCS to become applicable on LRS applies separately for each 6 months? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, माफ करो, ऐसे सब सवाल पूछना नहीं आज के बाद, ठीक है? इज इट क्लियर? अमेंडमेंट जितने भी आए ना बेटा, सब तगड़े आए, मस्त वाले आए सब। ये क्लियर है सबको? जल्दी बोलो। अगले सवाल पे पहुंचू, चौथा सवाल। Would the threshold of 7 lakh for TCS to become applicable on LRS applies separately for each remittance through different authorized dealers? If not, how will the authorized dealer know about the earlier remittance by that remitter through some other authorized dealer? अब सुनो, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का तो मैं आपसे उम्मीद भी नहीं लगा रहा हूं कि क्वेश्चन पढ़ के तुमको समझ में भी आएगा। पढ़ना है पढ़ लो, फिर भी ये 3 लाइन, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, पढ़ना है पढ़ लो। इधर देखो, समझ आ गया क्या बात है? मैं कस्टमर हूं मिस्टर ए, मैं चला गया आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक एक ऑथराइज डीलर है। मैंने आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू 6 लाख रुपया पहुंचा दिया, रेमिट किया टू यूके। अब अगली बार मैं क्या कर रहा हूं, मैं एचडीएफसी बैंक जा रहा हूं, आईसीआईसीआई बैंक नहीं जा रहा हूं। मैं उधर जाके 6 लाख रुपया रेमिट कर रहा हूं, ठीक है? ये पहला वाला हुआ जून में, ये दूसरा वाला हो गया अगस्त में। अब ऑब्वियसली एक बात तो पक्की है, ये पहले वाले रेमिटेंस के टाइम पे मेरे को टीसीएस नहीं लगेगा, क्योंकि 7 लाख रुपए तक माफ है। सिर्फ टूर ऑपरेटर वाले केस में लिमिट नहीं है, बाकी सब जगह 7 लाख माफ है, करेक्ट? अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ये दूसरा जो डीलर है वो मुझसे टीसीएस लेगा कि नहीं लेगा? बताइए, क्या वो 6 और 6 लाख कंबाइन करके चेक करेगा या इंडिविजुअली चेक करेगा? और अगर कंबाइन चेक करके चेक करेगा, अगर आप बोल रहे हो, तो इसको क्या सपना आएगा, इसको एचडीएफसी वाले को, हाँ, कि इसने पहले आईसीआईसीआई से कितना पैसा बाहर भेजा है? सपना आएगा इसको? सवाल समझे, क्वेश्चन समझे? सीबीडीटी खुद सवाल उठा रही है कि कैसे पता चलेगा दूसरे डीलर को कि पहले डीलर से कितना भिजवाया है? हाँ, कैसे? तो सीबीडीटी ने बोला हम उसके लिए एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन का सिस्टम बना रहे कि एक जगह से भेजेगा तो दूसरे डीलर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। वो सिस्टम हम लोग बना रहे हैं कि एचडीएफसी को पहले से पता चल जाएगा कि इसने पहले क्या क्या गोल खिलाया है, किधर किधर से पैसा भेजा है। ऐसा सिस्टम हम लोग बना रहे हैं। तो मेरी बात को समझो, बना रहे हैं, बना नहीं है अब तक, बना रहे हैं। तब तक क्या करने का मालूम? तब तक है ना, इसको बोलने का कि तू कस्टमर को बोल कि तू हमको एक अंडरटेकिंग दे, चल तू हमको अंडरटेकिंग दे कि तूने कितना पैसा किधर से भेजा या नहीं भेजा, तो नहीं भेजा तू बता, ठीक है? अरे कुछ समझ आया क्या बोला मैंने? जल्दी बोलो। लेकिन 7 लाख रुपए का लिमिट, सुनो, हर एक डीलर के लिए सेपरेट नहीं है। तो इसलिए सीबीडीटी ने बोला 7 लाख का लिमिट डीलर के पर्सपेक्टिव से नहीं देखने का है, 7 लाख का लिमिट किसके पर्सपेक्टिव से देखने का है? जल्दी बोलो ना रे, मैंने क्लास में बोला था कि ये बात पहले तुमको, हाँ बताया था क्या? मुझे नहीं याद है, ये फाइनल वालों को तो बताया था, इंटर वालों का मुझे नहीं पता। कस्टमर झूठ बोलेगा सर? बोल सकता है, बोल सकता है। कस्टमर की बैंड बजाएंगे ना अससीन डिफॉल्ट बन के, अससीन डिफॉल्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा कस्टमर के साथ? बताइए। गंदी नजर से देखना पड़ेगा फिर उसको, ठीक है? याद है कि नहीं याद है तुमको? दुनिया वैसे भी इधर हाँ, इधर देखो, पढ़ो।
ये देख, however for any false information in the undertaking appropriate action may be taken against the remitter. समझ आ रहा है? Since the facility to provide real time update of remittance is still under development by RBI, बना रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। अरे आर यू क्लियर? ये सबका रिवीजन वीडियो भी बनाऊंगा मैं, डोंट वरी, ये सबका बनाऊंगा, टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। बढ़ो आगे। There is a threshold of 7 lakh for remittance under LRS for TCS to become applicable. सुन लो, ये भी बहुत ओवरलैपिंग क्वेश्चन है, ओवरलैपिंग है। There is a threshold of 7 lakh for remittance under LRS. है threshold 7 लाख का remittance of LRS? बोलो, LRS में 7 लाख का माफी है कि नहीं है? सब केस में पहले भी था, अभी भी है। While there is another threshold of 7 lakh for purchase of overseas tour package program where the reduced rate of 5% apply, whether these two thresholds apply independently. अब ये दो threshold independently apply होता है क्या? तो सीबीडीटी ने बोला है हाँ अप्लाई होता है। एक थ्रेशोल्ड है टैक्स की छूट के लिए और एक थ्रेशोल्ड है टैक्स के रिड्यूस रेट के लिए। बात समझो, क्या बोला, समझ में आया क्या? एलआरएस का थ्रेशोल्ड किसके लिए है? टैक्स की छूट के लिए, टैक्स नहीं लगेगा 7 लाख तक। और इसका थ्रेशोल्ड किसके लिए? ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम का थ्रेशोल्ड किस पर्पस के लिए? बोलिए, बोलो ना, कि 7 लाख रुपए तक अगर आप ओवरसीज टूर के लिए पैसा भेजते हो तो आपको 7 लाख रुपए तक 5% लगेगा, उसके ऊपर 20%। अरे डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? ये दोनों रेट सेपरेट है, चेक करो, इंडिपेंडेंटली अप्लाई होगा ये दोनों थ्रेशोल्ड। आर यू क्लियर? तो क्या क्या कंबाइन हो जाएगा? ओटीपीपी, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज को छोड़ के बाकी सब कंबाइन हो जाएगा। और ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम में 7 लाख रुपए तक 5%, उसके ऊपर 20%। इज इट क्लियर? बोलो प्लीज। ये दोनों लिमिट अलग है, ठीक है। तो एलआरएस की लिमिट जो आप नॉर्मली इंडिया के बाहर पैसा भेजते हो और ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम, ये इन दोनों की 7 लाख की, लेकिन लिमिट की फर्क है ना, ये लिमिट है एग्जेम्पशन की और ये लिमिट है रिड्यूस रेट्स की, करेक्ट? अरे आवाज बंद करो। शैल आई गो अहेड? नहीं देखना है उसमें हर्षिता। शैल आई गो अहेड? देखो, किसी ने बोला रिपीट कर दो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखो, मैं एक कस्टमर हूं, मिस्टर ए, मैं ऑथोराइज डीलर के पास जा रहा हूं, बात मत करो। इंडिया के बाहर पैसा भेजना है मुझे। क्यों भेजना है? एजुकेशन के लिए भेजना है, हेल्थ के लिए भेजना है, प्रॉपर्टी परचेस के लिए भेजना है। ये सब के लिए क्या है? आपको 7 लाख का एग्जेम्पशन, ये आपको सेपरेटली मिलेगा। और अगर मैं ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम के पास जाता हूं तो वहां आपको 7 लाख का एग्जेम्पशन नहीं है, लेकिन 7 लाख तक आपको रिड्यूस रेट लगेगा 5%, उसके ऊपर 20%। और यहां पर आपको 7 लाख तक कुछ नहीं लगेगा, उसके ऊपर कभी कभी 5% है, कभी कभी 0.5% है और कभी कभी 20% है। यस और नो? प्लीज टेल मी। अरे बोलो प्लीज। 0.5% अगर लोन लेकर एजुकेशन के लिए भेजा, बाकी नॉर्मल अगर सेविंग्स एजुकेशन में भेज रहे हो या हेल्थ के लिए भेज रहे हो तो 5%, और लास्ट वाले केस में प्रॉपर्टी के लिए भेज रहे हो तो 20%। तो यहां 7 लाख का एग्जेम्पशन सेपरेट मिलेगा और यहां 7 लाख रुपए तक आपको रिड्यूस रेट लगेगा। ये दोनों मर्ज नहीं हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहां 7 लाख एग्जेम्पशन मिला तो यहां पर एक भी रुपया अगर आपने टूर के लिए खर्चा किया तो डायरेक्ट 20%, ऐसा नहीं है। आर यू क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ रेजिडेंट इंडिविजुअल स्पेंड्स 3 लाख फॉर व्हाट? बहुत ही ओवरलैपिंग क्वेश्चन है। परचेस ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम फ्रॉम अ फॉरेन टूर ऑपरेटर। किससे खरीदा? फॉरेन टूर ऑपरेटर से, ठीक है। एंड रेमिट्स द मनी विच इज क्लासिफाइड एज एलआरएस। There is no other remittance under LRS or purchase of overseas tour program during the financial year whether TCS is applicable. सुनो सुनो सुनो, एक फॉरेन टूर ऑपरेटर से मैंने क्या किया? मेरे को टूर के लिए जाना है तो मैंने फॉरेन टूर ऑपरेटर से पैकेज खरीदा और मैंने उसको पैसा ट्रांसफर किया एलआरएस से। तो अब इसको एलआरएस में लूं या टूर ऑपरेटर में लूं? बताओ तुमको क्या लगता है?
LRS में लूंगा तो 7 लाख रुपए तक माफ है, टूर ऑपरेटर में लूंगा तो कुछ माफी नहीं है, डायरेक्ट 5% टैक्स लगेगा। क्या लगेगा बोलो बोलो। इसको आप टूर ऑपरेटर की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है, चेक करो, क्योंकि आप पर्पस क्या है आपका, टूर के लिए भेज रहे हो, एजुकेशन हेल्थ या कोई दूसरे पर्पस के लिए नहीं भेज रहे हो। चेक करो। अरे इज इट क्लियर? क्लियर है? आप घूमने के लिए भेज रहे हो, TCS कलेक्ट होगा इसके ऊपर भी, ठीक है। अब अगले एक दो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर कुछ दिमाग लगाने जैसा है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आप मेडिकल के लिए पैसा बाहर भेज रहे हो, एजुकेशन के लिए बाहर भेज रहे हो, तो उसका स्कोप क्या है, मेडिकल में क्या क्या आएगा। मेडिकल के लिए पैसा बाहर भेज रहे हो तो मेडिकल में क्या क्या आएगा, सिर्फ ट्रीटमेंट आएगा या मेरा रहने का भी आएगा, या मेरा खाने पीने का डेली खर्चे का भी आएगा, मेरे साथ एक आदमी अटेंडेंट है उसका भी खर्चा आएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? बोलो ना। अरे तुम बोल रहे हो ना मैं मेडिकल के लिए पैसा बाहर भेजूंगा तो 7 लाख रुपए तक माफ है, 7 लाख के ऊपर 5% लगेगा। और नॉर्मल केसेस में अगर बाहर भेजते हो तो कितना लगेगा बोलो मेरे को, 7 लाख के ऊपर नॉर्मल केसेस में, मेडिकल और एजुकेशन छोड़ के बोलो कितना लगता है। नॉर्मल मेडिकल और एजुकेशन छोड़ दो, हटा दो वो केस, कितना लगेगा 7 लाख के ऊपर? कितना TCS सरकार ने अनाउंस करके रखा है? 20% करके रखा है। तो जब मैं बोलता हूं मेडिकल के लिए भेज रहा हूं, एजुकेशन के लिए भेज रहा हूं, जहां पर रिलैक्सेशन है 7 लाख तक माफ, उसके बाद 5% है, तो मेडिकल का स्कोप क्या है चेक करो। मेडिकल ट्रीटमेंट शैल इंक्लूड, टिकट परचेस करने के लिए जो खर्चा है हो रहा है वो कवर हो जाएगा उसमें, और एक अटेंडेंट का भी खर्चा कवर हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारे साथ एक अटेंडेंट एंड इज अटेंडेंट, ठीक है। फिर तुम्हारा मेडिकल एक्सपेंस वहां पर जो लगेगा, हॉस्पिटल का टिकट का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, और आपका जो डे टू डे एक्सपेंस का खर्चा है वो भी लगेगा, ठीक है। चेक करो, खाने वाने का जो भी खर्चा है वो भी कवर हो जाएगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली एजुकेशन के लिए भी तुम्हारे टिकट का, एजुकेशन में अटेंडेंट की जरूरत है तुमको, हाँ, पापा को लेके जाओगे एजुकेशन करने के लिए उधर, हाँ, कि मम्मी को लेके जाओगे, कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेके जाओगे? बोलो। भारत बोलता है मैं बंदी को, भरत बोलता है मैं बंदी को लेके जाऊंगा, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था तू खुद बंदी है, हाँ। बात पलटते रहता है यार तू। तुम लोग सब बोलो, थोड़ी देर पहले बोल रहा था मैं खुद बंदी हूं, बोल रहा था कि नहीं, महिला सम्मान सर्टिफिकेट पढ़ाते समय, हाँ। अच्छा मूड बदल गया, ठीक है। ट्यूशन फी, अदर फी फॉर द एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, और जो डे टू डे खर्चा है वो सब भी कवर आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, ये सब पे 5% TCS। अब आखिरी सवाल का जवाब मैंने क्लास में दिया था शायद आपको, मुझे बताओ गवर्नमेंट टूर पे जाओगे तो 20% ले रही है ना, 5% ले रही है, याद है? टूर पे मत जाओ ना, तुम सब अलग अलग बुक करो। यस, मैंने बोला था क्लास में आपको, जैसे मैंने सब अलग अलग बुक करके गया, होटल अलग, ये अलग, वो अलग, सब अलग अलग करो, चेक करो। टूर के लिए जाओगे तो ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम में आएगा ना, अलग अलग बुक करोगे तो थोड़ी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी, समझ आया सबको? तो कैसा लगा अमेंडमेंट? अभी भी है, एक है छोटा सा अमेंडमेंट बचा है बस एक। जोर से लगा कि नहीं लगा? ये धीरे से लगा? ये जोर का झटका धीरे से लगा, ये धीरे का झटका जोर से लगा? अब कुछ यहां पर पैन वैन ये फालतू प्रोविजन से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट आया है, चलो देख लेते हैं, मैं पढ़ के ही मैं बता दूंगा, ठीक है। इसका बैकअप मिलेगा, मैं डाल दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। पहले नहीं बताऊंगा ना, पहले बताता तो इतने लोग आते नहीं थे लेक्चर सुनने, फिर नाटक करते थे, नवाबगिरी दिखाते थे कि बैकअप तो डाल देंगे ना सर, बैकअप फिर कभी जिंदगी में देख के होता नहीं तुम्हारा, ठीक है। जो हो जाता है लाइफ में। इधर देखो, अब ये प्रोविजन में पढ़ के ही एक्सप्लेन करूंगा, इसके अंदर कुछ है ही नहीं खास, कुछ बोलने जैसा कुछ बचता ही नहीं है इसके अंदर। चलो, as per 139A, quoting of PAN is mandatory inter alia in all documents pertaining to such transactions entered into by him as may be prescribed by CBDT in the interest of revenue। तुमको पता है बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जहां पर पैन कोड करना जरूरी है, गाड़ी खरीदोगे तो, शेयर्स खरीदोगे तो, ये खरीदोगे तो, म्यूचुअल फंड खरीदोगे। याद है यार कि नहीं याद है? जाओ निकालो अपना पैन वाला चैप्टर, निकालो जल्दी से। बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जहां पर पैन कोड करना जरूरी है, ये सब ट्रांजैक्शन है।
ठीक है, यस। अब अमेंडमेंट क्या है सर, अमेंडमेंट क्या है देख लेते हैं यार। In this connection, CBDT has prescribed the transactions via Rule 114B. Rule 114B के अंदर CBDT ने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दिए हैं, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। रूल 114B दिख रहा है, अरे अकल के अंधो, दिख रहा है ना? हाँ। अब as per second proviso to 114B, the requirement of mandatorily quoting PAN is relaxed. Relaxed where a person does not have PAN. एक बंदे के पास पैन नहीं है तो उसको रिलैक्स कर दिया है, लेकिन उसको बोला है फॉर्म 60 भर के देने का। कौन सा फॉर्म? पैन नहीं है तो फॉर्म 60 भर के दो। बैंक के अंदर भी अकाउंट खोलने का है, पैन नहीं है तो फॉर्म 60 भर के दो, चलेगा। इज इट क्लियर? नहीं है पैन मेरे पास तो फॉर्म 60 भर के दो, ठीक है। ये अल्टरनेटिव है, बाय डिफॉल्ट तो पैन देना चाहिए, नहीं है तो फॉर्म 60 भर के दो। एक फॉर्म है उसके अंदर डिक्लेरेशन दो कि भाई हमारे पास पैन नहीं है, हमारी इतनी इनकम है, ये है वो है, जो भी है लिख के दे दो, ठीक है। अब आगे क्या अमेंडमेंट है? The CBDT has wide this notification amended the second proviso, इसको अमेंड किया है, to withdraw such relaxation for a company or firm। कंपनी और फर्म के लिए ये रिलैक्सेशन विड्रॉ कर दिया, मतलब कंपनी और फर्म फॉर्म 60 विंची नहीं चलेगा, पैन ही चाहिए। अरे आर यू क्लियर? प्लीज टेल मी। ये रिलैक्सेशन कंपनी और फर्म, जवाब दो प्लीज, एक एक स्टेप के बाद तुमको जवाब देना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा थियरी पार्ट है। तो कंपनी और फर्म के लिए रिलैक्सेशन छीन लिया, बोला नहीं नहीं तुमको तो पैन देना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम खरीदो मत ये सामान में जाओ, ये चाहिए चक्कर में पड़ो ही मत तुम। अगर तुमको अगर गाड़ी खरीदने पैन दो पहले, उसके बगैर नहीं चलेगा, ठीक है। Therefore, with effect from 10th October 2023, second proviso to Rule 114B provide that any person not being company or firm, ऐसे वर्ड्स डाल दिए गवर्नमेंट ने। आर यू क्लियर? इज इट क्लियर? नॉट बीइंग कंपनी और फर्म, ये वर्ड डाल दिया। कंपनी और फर्म को रिलैक्सेशन नहीं है। हु डज नॉट हैव अ पैन मे एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन बाय गिविंग अ फॉर्म 60 डिक्लेरेशन, लेकिन ये कंपनी और फर्म के लिए नहीं है, नॉट बीइंग कंपनी और अ फर्म। यहां तक सबको क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले पैराग्राफ की तरफ। ठीक है, पे अटेंशन। अब हाउएवर फॉरेन कंपनी, एक फॉरेन कंपनी हु डज नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, एक फॉरेन कंपनी है जिसकी इंडिया में कोई इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है और उसके पास पैन भी नहीं है। फॉरेन कंपनी है, इंडिया में कोई इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, पैन भी नहीं है, एंड एंटर्स इनटू अ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन एन आईएफएससी बैंकिंग यूनिट। आईएफएससी का मतलब समझाया था मैंने आपको क्लास में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, गुजरात के अंदर। याद आता है आपको? याद आता है? और क्लास में मैंने अमेंडमेंट करवाया था, देखो अमेंडमेंट था आपकी क्लास के अंदर, गिफ्ट सिटी, यस, कि ये अमेंडमेंट आया था ग्रीन में कि अगर आपसे ये सारे ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको पैन देना मैंडेटरी है। याद आता है? 20 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करते हो, 20 लाख से ज्यादा विड्रॉ करते हो, करंट अकाउंट खोलते हो, कैश क्रेडिट अकाउंट खोलते हो, पैन देना मैंडेटरी है। चेक करो, दिखता है? ठीक है। अब यहां पर क्या अमेंडमेंट है? रिलैक्सेशन है कि अगर एसएससी कौन है? फॉरेन कंपनी है जिसका इंडिया में इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, उसके पास पैन नहीं है और वो आईएफएससी गिफ्ट सिटी में जाकर, गुजरात के बैंकिंग, गुजरात में जाकर गिफ्ट सिटी में कोई बैंक में अकाउंट खोलता है, उधर पैसा डिपॉजिट करता है, उधर से पैसा विड्रॉ करता है, ठीक है, ये सारे काम करता है वो, ठीक है। लिमिट थोड़ी सी बदल दी है उन्होंने, बस और कुछ नहीं। तो उनके लिए फॉर्म 60 का डिक्लेरेशन काफी है, पैन लेना जरूरी नहीं है। चेक करो, क्योंकि उनकी इंडिया में कोई इनकम नहीं है खास, वो सिर्फ डिपॉजिट और विड्रॉ कर रहे हैं एक लिमिट तक, तो अगर उतना कर रहे हैं तो उनको पैन लेने की अलग से कोई भी जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ये कोई इतना बारीकी से पूछने चालू कर दिए तो फिर हो गया, काम बच गया सबका, ठीक है। इसके नीचे भी वही भाषण दिया है कि पैन वैन देने के लिए, ये तो मैंने आपको क्लास में भी करवा दिया था, वो आपकी किताब के अंदर भी लिखा है, आप जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। ये 20 लाख वाला लिमिट ऑलरेडी आपकी किताब के अंदर लिखा है, आप चेक कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये वाली चीज आपकी किताब में नहीं थी क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ने बाद में डाला है, ठीक है। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट वाला मेरे हिसाब से ये पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो आपका ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम वाला है ये इंपॉर्टेंट है। ये तीन
ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे शायद इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस अमेंडमेंट इज ऑल अबाउट, ठीक है, दैट्स इट, ओके। सो बाय ऑल ऑफ यू।